हेलो डियर नीट एस्पिरेंट्स, आज हम पीसीपी सीकर से मैं अमित कुमार और मेरे साथी डॉक्टर आसिफ सर, हम बायोलॉजी टीम से आए हैं और आपके लिए कुछ अपडेट्स लेके आए हैं जो हम ब्रीफ में आपसे यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। और ये अपडेट्स किसके रिगार्डिंग हैं? बेसिकली सर हम यहाँ पर अपडेट्स लेके आए हैं जो कि नई एनसीईआरटी 2025-26 में आने वाली है, उसके रिगार्डिंग अपडेट्स हैं। और ये अपडेट्स आपके लिए बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पूरी वीडियो में लगातार बने रहिए क्योंकि हो सकता है इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएँ और वो एग्जाम में क्वेश्चंस आप गलत कर दें, क्योंकि यहाँ पर जो रेक्टिफिकेशन एनसीईआरटी की तरफ से हो रहा है उस पर आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है, क्योंकि जैसे ही क्वेश्चन आएगा आपका आंसर नई एनसीईआरटी के हिसाब से जाना चाहिए, पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से नहीं जाना चाहिए। तो इस पर आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। आइए हम यहाँ पर शुरू करते हैं। ये सर अमित सर, जैसे हमने लास्ट ईयर ये देखा भी है कि एक फिजिक्स के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी और फाइनल आंसर जो उसका दिया गया था वो एक ऑथेंटिक आंसर जो था उसी को दिया गया था। यस सर, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने जब इस चीज़ को देखा कि फिजिक्स में एक क्वेश्चन आया था, उन्होंने कहा कि साइंटिफिकली करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, कि साइंटिफिकली जो करेक्ट है वो फाइनल आंसर होगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मैटर करती है कि अगर कोई कंट्रोवर्सी लगती है वहाँ पर तो फाइनल आंसर करेक्ट वाला माना जाता है। और कहीं ना कहीं जो बच्चे करेक्ट करते भी उनको मार्क्स गेन होता है सर उसके, और गलत कराते हैं तो माइनस हो जाता है, तो कहीं ना कहीं लॉस होता है बच्चों को। एनसीईआरटी ने अब इसी के रिगार्डिंग कुछ अपडेट्स दिए और कुछ अपडेट अपनी अपकमिंग एनसीईआरटी एडिशन के अंदर अपडेट जूलॉजी एंड बॉटनी में, कुछ 11th-12th की जूलॉजी बॉटनी में न्यू अपडेट्स हैं, तो उसके रिगार्डिंग हम आज डिस्कस करते हैं। और मैं सर एक इंटरप्ट करना चाहूँगा यहाँ पे। आप अभी सोशल मीडिया पे हो सकता है वीडियोस देख भी रहे हो। हाँ बिल्कुल। और उससे आपको एक कैओस जैसे सिचुएशन बन जाएगी, आप एक कंफ्यूजन में भी फंस सकते हैं। तो हम जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर बायोलॉजी में रेक्टिफिकेशन वाले हैं, जितने भी इम्प्रूवमेंट वाले हैं, अपडेट वाले हैं, वो सारे हम आपको यहाँ पर डिस्कस करके बताएंगे। तो आप हमारे साथ लगातार बने रहिए और ये एक वीडियो आपके लिए सफिशिएंट है जिससे आपके सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो सकते हैं। इवन दूर हो सकते हैं क्या, हो ही जाएंगे। तो बिल्कुल आप चिंता ना करें, हम आपके लिए लगातार लगे हुए हैं और हम इस तरह की अपडेट्स आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आइए शुरू करते हैं। जो हम आज अपडेट देने वाले हैं स्टूडेंट्स को, ये अपडेट का ऑथेंटिसिटी क्या है? क्या आप इसको थोड़ा सा ब्रीफ में बच्चों को बताओ कि इसके बिहाइंड द क्या सीन सर है? इसके पीछे सीन ये है कि कई लोगों ने इसके पीछे आरटीआई लगाई थी कि एनसीईआरटी के अंदर जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो कुछ इन्फॉर्मेशंस सही नहीं दी हुई हैं, उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं। और ये जरूरी भी है क्योंकि कोई बुक, अगर किसी बुक को मास में बच्चे पढ़ रहे हैं और इतने बच्चे उसको फॉलो कर रहे हैं तो वो गलत नहीं होनी चाहिए। उसके अंदर हर चीज, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसको मेन अपनी बुक को रेफरेंस मानता है, यस सर, उसमें एक गलत इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा हार्मफुल हो सकती है बच्चों के लिए। बिल्कुल। अगर इन्फॉर्मेशन ही गलत है तो बच्चा सीखेगा भी गलत और क्वेश्चन का आंसर भी गलत ही करेगा। तो कहीं ना कहीं अब जो ये बुक है, वो जो नई बुक आने वाली है उसमें 12th की बुक सर अवेलेबल है। बिल्कुल बिल्कुल, एनसीईआरटी के ऑफिशियल साइट पर भी अवेलेबल है और मार्केट में भी अवेलेबल हो चुकी है। 2025-26 बुक अवेलेबल है इस सेशन के लिए, बट 11th की बुक अभी अवेलेबल उसमें अपडेट हो चुका है 12th वाली, उसमें अपडेट हो चुका है 12th में, लेकिन 11th की बुक अवेलेबल नहीं है। तो हो सकता है उसमें अपडेट हो गया हो या 2-4 दिन में वो अपडेट आ जाएगा। लेकिन एनसीईआरटी की तरफ से ऑफिशियल ये क्लैरिफिकेशन आ चुका है कि जो मिस्टेक्स वहाँ पर है उन्होंने एक्सेप्ट कर ली हैं कि इन्हें हम रेक्टिफाई कर देंगे और ये रेक्टिफाई आके 2025 और 26 वाली बुक में आपको मिल जाएंगी। तो अभी सर जो 4 मई को जो नीट का एग्जाम होने वाला है, उसमें अगर सपोज इससे क्वेश्चन आते हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे, तो नीट के जो एस्पायरेंट्स बचे हैं उनको फिर जो न्यू अपडेट है उन्हीं के अकॉर्डिंग उनको आंसर करना है। बिल्कुल सर। तो हम उसी को डिस्कस कर लेते हैं। उसी को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। जैसे सर हम यहाँ पे 11th की पहले एनसीईआरटी डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बच्चों का बड़ा फेवरेट चैप्टर होता है। बिल्कुल बिल्कुल, और नीट का भी बड़ा फेवरेट चैप्टर होता है, इंपॉर्टेंट भी है ये। यस सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। इसमें अगर हम देखेंगे सर, इसमें पेज नंबर 88 पर एक स्टेटमेंट दिया हुआ है थियोडोर श्वान को लेके। थियोडोर श्वान के बारे में यहाँ पर, हाँ सर, थियोडोर श्वान को लेकर यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो है कि थियोडोर श्वान ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। बाकी इंफॉर्मेशन गलत नहीं है, लेकिन ये जो ब्रिटिश वर्ड है ये गलत है। ये एक्चुअली ब्रिटिश थे ही नहीं, ये जर्मनी के थे, और जर्मनी के थे ये, फिजियोलॉजिस्ट थे, वहाँ पर फिजिशियन थे। तो असल में यहाँ पे ये जर्मन वर्ड आना चाहिए। तो अगर एग्जाम में आता है अब कोई भी क्वेश्चन, इस साल से जो भी क्वेश्चन आएगा वहाँ पे ब्रिटिश
गलत होगा, जर्मन फाइनल आंसर होगा, यानी कि आपको श्वान, थियोडोर श्वान, जर्मन जूलॉजिस्ट याद रखना है। और सर ये याद करना इजी भी है क्योंकि इनके साथी जो थे स्लाइडन वो भी जर्मनी के थे। तो ये तो एक अच्छी बात हो गई बच्चों के लिए कि उनको कंफ्यूज नहीं रह गए। कई सारे बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज रहते थे सर के कौन से जर्मनी के, कौन से जर्मनी के हैं, कौन से ब्रिटेन के हैं। अब तो दोनों ही जर्मनी के। बिल्कुल, तो ये तो आप लोग बहुत इजीली से कर पाएंगे, तो ये तो अच्छा कर दिया आपके लिए। चलिए, तो यहाँ पे आप फाइनल आंसर जर्मन देंगे। एक सर इसमें साइटोप्लाज्म के रिगार्डिंग भी एक अपडेट आया है। सर अगर हम पेज नंबर 90 पे जाएंगे सेल चैप्टर में, तो इस चैप्टर के अंदर जहां पर ओवरव्यू ऑफ सेल दिया हुआ है वहां पर साइटोप्लाज्म को सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स लिखा गया है। बट जब प्रोकैरियोटिक सेल टॉपिक शुरू होता है तो उसके अंदर वो साइटोप्लाज्म को फ्लूइड मैट्रिक्स लिख देता है। अब ये जो यहाँ पर दिया हुआ है ये बहुत छोटा सा वर्ड है जो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, बट एग्जाम में ये कहीं ना कहीं गलत हो सकता है बच्चों का। बिल्कुल सर। तो आपको ध्यान रखना है कि साइटोप्लाज्म के बारे में आपको सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स ही आंसर करना है, फ्लूइड आंसर नहीं करना है। और उन्होंने ये रेक्टिफाई कर भी दिया है कि अब वो दोनों जगह जो नई बुक आएगी उसमें दोनों जगह पर सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स ही लिखा आएगा। तो आप इसे भी कंफर्म कर लें कि फाइनल आंसर आपको सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स देना है, फ्लूइड मैट्रिक्स नहीं करना है। और वैसे भी अमित सर साइटोप्लाज्म तो प्रोकैरियोटिक सेल का हो या यूकैरियोटिक सेल का हो, वो एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, सेमी फ्लूइड ही होगा क्योंकि सेमी फ्लूइड के अंदर बिल्कुल बिल्कुल उसके अंदर सॉलिड कंटेंट भी होगा, लिक्विड कंटेंट भी होगा, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो फ्लूइड ही हो केवल। तो वो सेमी फ्लूइड नेचर है, वो तो कहीं भी हो सेमी फ्लूइड ही होगा। बिल्कुल। तो ये सेल के रिगार्डिंग दो अपडेट थे बेटा। और अब हम नेक्स्ट चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट में अगर हम देखें तो एक अपडेट 11th की बुक में सर रेस्पिरेशन इन प्लांट में भी हुआ है। यस सर। जहां पर उसने ETS में जो प्रोटॉन ट्रांसपोर्टेशन का जो कंसेप्ट है उसको उसने थोड़ा सा अपडेट दिया है, तो आप उसके सर ये मैं और थोड़ा यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह के चेंजेस हम यहाँ पर बता रहे हैं, आसिफ सर आप देख रहे हैं कि हम जब से पढ़ा रहे हैं हम ये चेंजेस बच्चों को बताते ही हैं कि फाइनल अगर ये दोनों आ जाते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको फाइनल आंसर ये करना है। और अच्छी बात ये है कि जो चीजें हम पिछले 4-5 सालों से करा रहे हैं वही जाके एक्सेप्ट हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चे ओवर द एज इसमें पहले से ही हैं। सर मैं आपको एक चीज बताऊं तो PCP के किसी भी बच्चे की अगर आप NCERT देखोगे, यस सर, तो आप देखोगे कि उसने पहले से ही उस 2 प्रोटॉन को 4 प्रोटॉन किया हुआ है। तो ये हम पहले से कर रहे थे। खैर अब NCERT ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो क्या तो इसमें सर क्या है कि एक्चुअली क्या है कि आप कोई भी स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक फॉलो करते हैं बेटा, तो उसके अंदर होता क्या है कि रेस्पिरेशन के अंदर आप जानते हैं ग्लाइकोलिसिस के बाद क्रैब साइकिल के बाद ETS चलता है और ETS में NADH प्लस H प्लस FADH2 ये ऑक्सीडाइज होते हैं और जब ये ऑक्सीडाइज होते हैं तो ATP का फॉर्मेशन होता है। उसी के रिगार्डिंग वहां पर ETS के अंदर ATP सिंथेज एक कॉम्प्लेक्स होता है, 5th कॉम्प्लेक्स। इस 5th कॉम्प्लेक्स को लेकर एक कंट्रोवर्सी थी कि थ्योरी के अंदर पहले 2 प्रोटॉन लिखा हुआ था, उसे उन्होंने सर नेक्स्ट बुक के अंदर 4 प्रोटॉन कर दिया, बट वो डायग्राम में अभी भी 2 प्रोटॉन्स था और एक्चुअल क्या है, एक्चुअल 4 प्रोटॉन्स ही। आप कोई भी स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक फॉलो करेंगे उसके अंदर आपको 4 प्रोटॉन्स ही लिखा मिलेगा। तो इन्होंने ये अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली है कि कहीं ना कहीं इसमें हमसे ये चीज रह गई थी डायग्राम के अंदर। ये अच्छी बात है क्योंकि थ्योरी में 4 प्रोटॉन्स कर दिया था NCERT ने पहले, बट डायग्राम के अंदर ये जो एक मिस्टेक रह गई थी उन्होंने वो भी अब रेक्टिफाई कर दी है। नेक्स्ट बुक के अंदर ये भी रेक्टिफाई हो जाएगा। ये 2 प्रोटॉन्स नहीं है, ये 4 प्रोटॉन्स हैं और ये नेक्स्ट एडिशन के अंदर आ जाएगा। और आप ध्यान रखें अब अगर इस पे कोई क्वेश्चन आता है तो आपको 4 प्रोटॉन्स ही करने हैं फॉर द 1 ATP फॉर्मेशन। थ्योरी में भी 4 प्रोटॉन्स है, डायग्राम में भी 4 प्रोटॉन्स है। आपको फाइनल आंसर में चाहे थ्योरी पे क्वेश्चन आए चाहे डायग्राम को लेके आए, 1 ATP फॉर्मेशन के रेस्पेक्ट में आपको आंसर 4 प्रोटॉन्स ही करने हैं बेटा, ये फाइनल आंसर है। तो ये आप ध्यान रखें, ठीक है। तो ये सर हो गया हमारा रेस्पिरेशन वाला चैप्टर के रिगार्डिंग ये अपडेट जो पेज नंबर 161 पर दिया हुआ है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे जूलॉजी के रिगार्डिंग। हाँ सर, इसमें थोड़ा सा लोकोमोशन एंड मूवमेंट में भी इन्होंने स्कल को लेके कुछ अपडेट किया है। तो स्कल को लेके सर थोड़ा इन्हें एक्सप्लेन करेंगे कि क्या अपडेट किया है इन्होंने। सर अगर हम देखें तो NCERT में जो अभी तक हम 2024 की जो NCERT अपडेट है उसमें अगर हम देखें तो वहाँ पर स्कल लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में उन्होंने जो हायर्ड बोन है इस बोन को स्कल का पार्ट इंक्लूड किया है। जबकि अगर हम हायर मेडिकल रेफरेंस बुक को अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ द ऑल रेफरेंस बुक हायर्ड बोन को स्कल का पार्ट नहीं मानती। और ये हम पहले से बच्चों को बताते भी आ रहे हैं कि हायर्ड बोन स्कल का पार्ट नहीं है।
तो यहाँ पर अगर हम पहले की लाइन को अगर हम देखें एनसीईआरटी की पेज नंबर 224 पर जो 11th की एनसीईआरटी है, वहाँ पर अभी एनसीईआरटी में पहले ये था कि सिंगल यू शेप्ड bone called hyoid bone is present at the base of the buccal cavity and it is also included in the skull. अब इस लाइन का सीधा साधा मीनिंग निकल रहा है कि भाई ये हाइड बोन स्कल का पार्ट है, जबकि हमें अच्छे से पता है कि हाइड बोन स्कल का पार्ट नहीं है। तो नो डाउट अभी तक सर, जैसे हम अभी स्टार्टिंग में भी हमने कहा कि 11th की बुक का अभी अपडेट फाइनल एडिशन आया नहीं है, बट एनसीईआरटी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। सो यहाँ पर नॉट इंक्लूड आएगा, ये ऑल्सो इंक्लूड की जगह यहाँ पर नॉट इंक्लूड हो जाएगा। मीन्स हाइड बोन जो है वो यू शेप्ड बोन है, बट ये स्कल का पार्ट नहीं है। तो ये हो जाएगी लाइन इस तरह से कि सिंगल यू शेप्ड बोन कॉल्ड हायोइड इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द बकल कैविटी एंड इट इज नॉट इंक्लूड इन द स्कल। तो आपको ये हो सकता है कि ये सर लाइन हटा दें। यस सर, बिल्कुल ये स्पेसिफिकली ये पार्ट ही हटा दें, इनको ये ऐसा भी हो सकता है मेरे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये ध्यान भी रखना पड़ेगा कि यहाँ पर ऑल्सो इंक्लूडेड, क्योंकि बेटा आप पढ़ते रेगुलरली आ रहे हो और ऑल्सो की जगह जैसे ही नोट आएगा आपको लगेगा स्टेटमेंट गलत है, बट आपको ध्यान रखना है कि नोट इंक्लूडेड है तो नोट इंक्लूडेड फाइनल आंसर रहेगा। ये आपको वहां पर एग्जाम में पूरी तरह से क्लियर रखना है कि यानी ऑल्सो इंक्लूडेड की जगह नोट इंक्लूडेड स्टेटमेंट आएगा तो आपको इसे करेक्ट बताना है। तो हाइड बोन स्कल का पार्ट बेटा आप नहीं है। वैसे तो पहले भी नहीं था सर, ये पहले भी नहीं था, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी था, तो ये अब नहीं है। यस सर। सो लोकोमोशन एंड मूवमेंट के रिगार्डिंग एक मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट आपके सामने है। नेक्स्ट सर एंडोक्राइन सिस्टम से भी एक अपडेट हुआ है, पेज नंबर 244 पे आप देखेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम से अगर हमने एक अपडेट देखें तो आप अगर एड्रिनल ग्लैंड, जब हम एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ते हैं तो वहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड की जो पोजीशन बता रखी है वो ये है कि एड्रिनल ग्लैंड को वो ये कहता है कि ये वन एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी। मीन्स यहाँ पर ये कह रहा है कि किडनी के एंटीरियर पार्ट पर होती है, जबकि सर ये एंटीरियर पर नहीं होती, ये सुपीरियर पार्ट पर होती है। और सभी बच्चों को जैसा ये पता भी है कि इसका एक अदर नेम सुप्रारीनल ग्लैंड है, वो इसी को इसीलिए कहते हैं। रीनल मीन्स किडनी, सुप्रा मीन्स सुपीरियर। तो किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है, सुपीरियर पोजीशन पर होती है, इसीलिए हम इसको सुप्रारीनल ग्लैंड कहते हैं। सो यहाँ पर जो ये एंटीरियर वर्ड है, इस एंटीरियर वर्ड को अब आप अपनी एनसीईआरटी में सुपीरियर से रिप्लेस कर सकते हो। मीन्स यहाँ पर एंटीरियर वर्ड को कट करके आप यहाँ पर सुपीरियर वर्ड लिख देना कि ये सुपीरियर पोजीशन पे प्रेजेंट होती है। और एग्जाम में फाइनल सर अगर एग्जाम में आता है तो बच्चों को इसका आंसर सुपीरियर करना है, ना कि एंटीरियर। बिल्कुल ये फाइनल आंसर रहेगा, तो ये सुपीरियर ही रहेगा। तो यहाँ पर आप पेज नंबर 244 पर भी आप एक चेंज कर सकते हो, ठीक है। यस, ये तो सर 11th की बात हो गई। एक जो 12th का चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, वहां से भी एक अपडेट हुआ है डायग्राम में, पेज नंबर 33 पे, 33 पर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और सर 12th की बुक मार्केट में आ भी चुकी है, ये मार्केट में बुक आ चुकी है, तो ये तो आपका हो ही गया है। मतलब ये डायरेक्ट एनसीईआरटी ने अपनी ऑफिशियल साइट पर भी जो न्यू बुक दी है जी, उसमें ये अपडेट करके दे चुके हैं। तो ये तो 100% आपका क्लैरिफिकेशन फाइनलाइज हो चुका है। इसमें आपको कुछ अब सोचने की जरूरत नहीं है। पहले आपको टीचर्स पढ़ाते होंगे कि यहाँ पर ओवम है कि सेकेंडरी oocyte है, कहीं ना कहीं बच्चे कंफ्यूज रहते थे इस चीज को लेके, तो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी ने ये भी इस बार रेक्टिफाई कर दिया है। पीसीबी की पूरी जूलॉजी टीम ने सर इसको सेकेंडरी oocyte ही बताया है। सर ये बड़ी अच्छी बात है, मतलब ये हम अपने ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि यहाँ पर पीसीपी में हम इन चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं कि कहीं ना कहीं जो चीज फाइनल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सर लास्ट में जब कहीं कंट्रोवर्सी होती है तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो फाइनल आंसर होगा वो साइंटिफिकली करेक्ट होना चाहिए। तो ये इन बातों का हम स्पेसिफिकली ध्यान रखते हैं जब भी हम यहाँ पर कोई भी लेक्चर डिलीवर करते हैं, तो हमारी टीम इन बातों पर बहुत ही ज्यादा विशेष ध्यान रखती है। तो सर इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। सर इसमें अगर हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेंस्ट्रुअल साइकिल, ड्यूरेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओवेरी की अगर हम एक्टिविटी देखें तो ओवेरी में यहाँ पर ड्यूरिंग ओवुलेशन, पहले की जो एनसीईआरटी थी उसमें यहाँ ड्यूरिंग द ओवुलेशन उसने ओवम को रिलीज कर रखा था डायग्राम के थ्रू कि ओवम यहाँ से रिलीज हो रहा है, जबकि हमें सबको अच्छे से पता है कि ओवुलेशन के टाइम पर सर ओवम रिलीज नहीं होता, ये सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। बिल्कुल। तो यहाँ पर अब डायग्राम में ओवम की जगह न्यू एडिशन में सेकेंडरी oocyte आ चुका है। तो आप भी अपनी एनसीईआरटी बुक में बेटा यहाँ पर सेकेंडरी oocyte कर लीजिए कि अगर डायग्राम, सर ये आई थिंक मेरे हिसाब से ये एनसीईआरटी डायग्राम है, यस सर, ये इंपॉर्टेंट भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि यहाँ से ये सबको ब्लैंक करके एबीसीडी ले सकता है ये।
और ये तो अब स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि ओवम, क्योंकि ये सारी रट के बैठे हैं बच्चे सारे क्योंकि एनसीईआरटी तो बच्चों ने ऐसे कर रखी है बिल्कुल तैयार पूरी, कहीं से कुछ भी आ जाए। बिल्कुल, तो बेटा ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि आप ओवम, हो सकता है देखते ही आपको एक फीलिंग आए कि ओवम ही था। हाँ बिल्कुल, क्योंकि पूरे साल से आपने ओवम पढ़ा है, तो ये आप स्पेशली ध्यान रखेंगे कि ओवम की जगह सेकेंडरी ऊसाइट आंसर करना है। इन चीजों का आप सभी जगह ध्यान रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इन चीजों को बार बार पढ़ते आ रहे हैं और वहां पे कहीं ना कहीं गलती होने के चांसेस हैं। कंसेप्चुअली अगर हम देखें तो सर सेकेंडरी oocyte ही रिलीज होता है ओवुलेशन के टाइम पर। एग्जैक्टली। ओवम ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस होता है। Yes, तो ओवम तो वैसे भी यहाँ पर हम टर्म यूज भी नहीं कर सकते। Yes, sir. ओवुलेशन के टाइम पर सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है जो फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर होता है, एंड इफ फर्टिलाइजेशन होता है तो जाके वो ओवम में कन्वर्ट होता है, अदरवाइज वो सेकेंडरी oocyte की फॉर्म में ही रिलीज होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट 11th और 12th के रिगार्डिंग जो हैं वो हमने आपके साथ शेयर की हैं। तो इन्हें समराइज कर सकते हैं एक साथ सर हम? बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम देखें कि फर्स्ट सेल के अंदर आपको 2 अपडेट मिली है। एक थियोडोर श्वान को लेके है, उनकी नेशनलिटी जो है जर्मनी है। सेकंड अपडेट है आपकी सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स साइटोप्लाज्म के लिए आपको करना है, जहाँ पे भी साइटोप्लाज्म के रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है। थर्ड अपडेट आपकी 2 प्रोटॉन की जगह आपको 4 प्रोटॉन करने हैं। ईटीएस के अंदर आपको 4 प्रोटॉन 1 एटीपी के रेस्पेक्ट में आंसर करना है। बिल्कुल। उसके बाद नेक्स्ट अपडेट आती है लोकोमोशन एंड मूवमेंट में, जहां पर उसने हायर्ड बोन को स्कल के पार्ट में अब इंक्लूड नहीं किया है। देन उसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम में भी एक अपडेट, जहां पर उसने एड्रिनल ग्लैंड की जो पोजीशन है उसको एंटीरियर से अब सुपीरियर एक्सेप्ट किया है कि वो सुपीरियर उसकी पोजीशन है। और एक अपडेट उसकी 12th की थी, जहां पर उसने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो डायग्राम है वहां पर उसने ओवम की जगह सेकेंडरी oocyte कर दिया है। तो सर आई थिंक मेरे ख्याल से बच्चों को काफ़ी क्लैरिटी मिल गई होगी। बेटा ये 6 पॉइंट्स हैं, इसे आप अच्छे से फिक्स कर लीजिए अपने दिमाग में। अब मेरे ख्याल से इनको सर कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। सर अभी अगर एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है यस सर, तो फाइनल आंसर जो है वो न्यू अपडेट के अकॉर्डिंग होगा। तो आप सभी स्टूडेंट उसको इसी फॉर्म में अभी याद रखना है इसको। बिल्कुल। तो इसी के साथ आई थिंक सर ये चर्चा हम यहीं पर एंड करेंगे। बिल्कुल। तो बच्चों, पूरी वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम पीसीपी की तरफ से आपके लिए पूरी रिसर्च टीम हमारी काम करती रहेगी। इसी तरह के अगर कोई आगे अपडेट होते रहेंगे तो वो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। और थैंक यू सो मच कि बने रहिए आप के साथ। तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी तैयारी करिए। अब जो नीट का एग्ज़ाम आ रहा है उसमें हम चाहेंगे कि आप नीट के बाद जो है डॉक्टर की फॉर्म में आपको देखें। विश यू ऑल द बेस्ट। बिल्कुल, विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।